Hello, my dear students. Welcome to Organic Chemistry class for BSc 4th semester. Dear student, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी हमने इंट्रोड्यूस किया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट देखा कि जो मेनली डिपेंड करते हैं किस पे, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई पे, या जो आपका न्यूक्लियाई होता है वो क्या ऐसे बार मैग्नेट की तरह, यानी एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव करते हैं। जब हम इसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं या तो वो अलाइन हो सकते हैं विद द फील्ड या फील्ड को अपोज कर सकते हैं। जब वो अलाइन विद द फील्ड होते हैं तो उस समय सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, यानी स्टेबल स्टेट होता है, जिसको हम अल्फा स्टेट कहा था। ठीक है। इसके बाद अगर हम वो जो प्रोटॉन्स या आपका न्यूक्लियर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, तो वहाँ पे वो जो एनर्जी स्टेट होता है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, अनस्टेबल स्टेट होता है। तो उसको हमने कहा था बीटा स्पिन स्टेट, यानी उन दो एनर्जी लेवल्स में वो टूट जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एक एनर्जी गैप क्रिएट होता है। उसमें फिर अल्फा स्टेट बनता है, बीटा स्टेट। अल्फा स्टेट और जो बीटा स्टेट स्पिन स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा ई से दिखाते हैं। दिस डेल्टा ई इज करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। जो इसके एनर्जी गैप होता है वो करस्पॉन्डिंग टू क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन से रीजन में? लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। जब हम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साइमल्टेनियसली वहाँ से पास करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इस में एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। जब आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस होती है। जो ही रेजोनेंस होगा आपको एब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ पे आपको एनएमआर का सिग्नल मिलेंगे। उस सिग्नल के बेस पे आप किसी भी प्रोटॉन्स के बारे में बता सकते हैं, और ये जानकारी आप किसी भी ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर थोड़ा सा हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि जो उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, शील्डिंग होते हैं, वो सर्कुलेट करने लगते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसकी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। वो फिर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियाई था वो क्या हो रहे थे, शील्ड हो रहे थे। इसलिए इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया था, डायामैग्नेटिक शील्डिंग। डायामैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट कहा था। उसकी वजह से वहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, शील्ड हो जाता है। ठीक है। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के आज हम डिस्कस करेंगे शील्डिंग, डीशील्डिंग और केमिकल शिफ्ट क्या होता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके केमिकल शिफ्ट पे या शील्डिंग इफेक्ट को या डीशील्डिंग इफेक्ट को और मतलब इसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो सिंपल से हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के साथ साथ वो भी सर्कुलेट करते हैं, और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अपोज करते हैं, इस सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ वो अपोज करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, यानी अपने न्यूक्लियस को शील्ड कर देते हैं। उस इफेक्ट को हमने क्या कहा था, डायामैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट। यानी अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट। उस समय आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ता है,
इन ऑर्डर टू मेक द रेजोनेंस, यानी वहाँ पे एब्सॉर्प्शन दिखाने के लिए आपको बी नॉट या एस नॉट से भी हम दिखाते हैं, इसको इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि म्यू इफेक्टिव है जो इसके न्यूक्लियस पे जो इफेक्टिव फील्ड है वो बढ़ जाए, उसको हमने कहा डायामैग्नेटिक शील्डिंग। और ये जो डायामैग्नेटिक शील्डिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जितना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जितना आप ज़ोर से इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी डायामैग्नेटिक शील्डिंग ज़्यादा होगा, और वो जो शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा और ज़्यादा हो जाएगा। और उस इलेक्ट्रॉन के उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उतना क्या होगा, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उतना ही शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ आप याद रखना। अब ये तो रही बात कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन जो इस प्रोटॉन के साथ या जो इस न्यूक्लियर के साथ डायरेक्टली अटैच था, यानी उसके शेल्स में था या उसके बॉन्ड में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, यानी उसी एटम्स में, उसी न्यूक्लियर के सराउंडिंग में, ठीक। लेकिन जो न्यूक्लियर होता है आपका, वो न्यूक्लियर जो है आपका जो न्यूक्लियर होगा, से यहाँ मैं लिखता हूँ, जो आपका प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियर है वो तो सिंगल तो नहीं होता है ना, उसके आसपास बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे मिथाइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो मिथाइल में तो इस प्रोटॉन्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके आसपास में ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, हाइड्रोजन बहुत सारा, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके सराउंडिंग में बहुत सारे एटम्स होंगे, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। वो भी क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे व्हेन वी अप्लाई, क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को लगाएंगे तो ये सिर्फ प्रोटॉन्स का इस जहाँ जिसको हमें मेजर करना है उसको जाके ही सर्कुलेट तो नहीं करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करना शुरू करेंगे जो इसके सराउंडिंग में है, जो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। अब वो जो है इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से कि वहाँ पे भी तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्या इसको अपोज करेगा या नहीं करेगा, एक कंडीशन में वो अपोज कर सकता है, ठीक है, एक कंडीशन में वो रीइंफोर्स कर सकते हैं। अब वो कंडीशन डिपेंड करते हैं कि इनकी ओरिएंटेशन कैसा है विद रेस्पेक्ट टू आपका जो हाइड्रोजन या जो प्रोटॉन्स आप स्टडी कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में उनका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। किसी ओरिएंटेशन में क्या हो सकते हैं, ये रीइंफोर्स कर सकते हैं, किसी ओरिएंटेशन में ये क्या कर सकते हैं, इसको अपोज कर सकते हैं, ठीक। जब रीइंफोर्स करेगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कम देना पड़ेगा, म्यू इफेक्टिव वहाँ फील्ड ज़्यादा होगा तो कम देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इसी से देंगे कि ये न्यूक्लियर था, इसको आपको रेजोनेट करना था, से ये 100 गॉस पे हो रहा है, से ये क्रूड एग्जाम्पल 100 गॉस पे होना था। अब जो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है इसको सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, से वो कितना था, 2 गॉस था, ठीक है, 2 गॉस है। तो आपको जो यहाँ से एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देना है वो आप 100 देंगे तो क्या जाएगा, 100 पे ये +2 हो जाएगा, 102 गॉस इसको फील हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था ये क्वांटाइज है, बिल्कुल फिक्स। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था वो अपोज कर रहे हैं, तो उस अपोज के लिए अगर आप यहाँ से 100 गॉस ही अप्लाइड फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 100 गॉस चाहिए था, लेकिन ये 2 गॉस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपोजिट में कर रहे हैं, तो इसको फील कितना होगा, सिर्फ 98 ही फील होगा। मीन्स आपको 100 फील्ड की जगह अब 102 गॉस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, तभी इसमें रेजोनेंस होगा। तो एक में क्या हो रहा है, एक कंडीशन में आपका जो आपका ये न्यूक्लियस है वो शील्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये अपोज कर रहा है ना, ये इसको अपोज कर रहा है, दिस मैग्नेटिक
सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक कंडीशन में इसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ना, यानी इसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, होने ही नहीं दे रहा है, शील्ड कर रहे हैं। ठीक, तो उस समय आपको फील्ड को इंक्रीज करना पड़ रहा है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, व्हेन induced magnetic field opposes the applied magnetic field, and this effect is known as shielding effect because mu effective become less than applied magnetic field। उस समय जो mu effective होता है कम होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और उस समय आपको फील्ड को क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। 100 की जगह 102 अप्लाई करना पड़ रहा है, तो फील्ड को अप करना पड़ रहा है। उस शिफ्ट को हम कहते हैं अप फील्ड शिफ्ट। यानी जब भी शील्डिंग इफेक्ट होता है उस समय कौन सा शिफ्ट होता है, अप फील्ड शिफ्ट होती है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में ये हो रहा था कि आपका ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था, वो इसको क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन हो रहा था, इसको रीइंफोर्स कर रहा था। उस समय आपको 100 की जगह पे आपको सिर्फ 98 देना पड़ेगा, यानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउन फील्ड हो रहा था, डाउन फील्ड शिफ्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस था वो डीशील्ड हो रहा था। डीशील्डिंग, इस इफेक्ट को हम कहते हैं डीशील्डिंग इफेक्ट। यानी when the secondary induced magnetic field reinforced with the applied magnetic field, it deshield the nucleus। इस न्यूक्लियस को क्या करते हैं, deshield the nucleus। At that time the requirement of applied magnetic field is reduced, कम हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डाउन फील्ड शिफ्ट होता है। यानी डी फॉर डाउन फील्ड शिफ्ट, डी फॉर डीशील्डिंग। अब इतना रखो, फिर अब फील्ड में आपको शील्डिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, ये एक सैंपल सा, हाँ, इसको एक सैंपल सा एग्जांपल देख के भी आपको समझा सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपका ये कोई फैमिली है, ठीक है, इसमें अपने परिवार के बहुत सारे मेंबर होंगे। अब कोई आदमी बाहर से आता है, इसके परिवार में फूड डाल के इसको 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, भाई को अलग करना चाहते हैं। यानी जिस तरह से वहाँ 2 स्टेट बन रहे थे ना, एक बीटा स्टेट और एक अल्फा स्टेट बन रहे थे। पहले ये सारे प्रोटॉन्स जो थे वो सब बिल्कुल रैंडमली, कोई एनर्जी डिफरेंस इसमें नहीं था। जो ही हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगाया तभी इसमें अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट हुआ ना। इसी तरह से परिवार में सब एकजुट थे और बाहर से कोई आदमी आता है, इसको क्या करते हैं, फूड डाल के 2 स्टेट में डिवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर इनमें अच्छी यूनिटी होगी, जो अपने जो परिवार के लोग हैं वो इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जिस तरह से इस न्यूक्लियस में अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, इसको शील्ड कर रहे थे, अपोज कर रहे थे इस मैग्नेटिक फील्ड को। यानी इसको हमने क्या कहा था, डायामैग्नेटिक शील्डिंग। यानी अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से जो शील्डिंग होता है उसको डायामैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ शील्डिंग हो रहा था, ये अपने परिवार के लोग भी इसको शील्ड करेगा और उसको टूटने नहीं देगा। लेकिन उस समय आपको यहाँ से बहुत जोर देना पड़ेगा इसको, तभी इसमें ब्रेक होता है। जिस तरह से अब यहाँ अल्फा और बीटा बन रहे थे। ठीक, लेकिन अब इस परिवार के आसपास तो बहुत सारे उसके पड़ोसी है ना, हैं, ठीक है, चाचा है, चाची है, उसका पड़ोसी है, ठीक है, और उसके मामा लोग हैं, जो भी है वो सारा इसके सराउंडिंग में, इसके परिवार के सराउंडिंग में। अब कभी क्या हो सकते हैं कि आपका ये जो परिवार के लोग हैं, है ना, कुछ लोग आपसे बहुत प्यार करते होंगे, तो इस परिवार को टूटने नहीं देगा। ये इस एक्सटर्नल आदमी को, इस फोर्स को अपोज करेगा, यानी इस फैमिली को शील्ड करेगा। यानी शील्ड
कहाँ किससे, टूटने से बचाएगा, इसको शील्ड करेगा। जिस तरह से यहाँ हो रहा था कि सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन से जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था उसको शील्ड कर रहा था, इसको डिवाइड होने नहीं दे। उस समय ये मैग्नेटिक फील्ड को हमें इंक्रीज करना पड़ा। उसी तरह से इस आदमी को भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि शील्ड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिले उसको, तो उस समय शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, यानी उसको अप अपनी एनर्जी को अप करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग आपसे बहुत नाराज़ होंगे, इस फैमिली से बहुत नाराज़ होंगे, ठीक है, तो वो तो इस एक्सटर्नल चुपके चुपके इसका मदद करेगा, ठीक है, तो मदद करेंगे तो इसको तो कम ताकत से ही इस परिवार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक, क्योंकि ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, डीशील्ड कर रहे हैं। यहाँ से पहले केस में शील्ड कर रहा था, अब यहाँ डीशील्ड कर रहा है, इसको कम ताकत देना पड़ता है इस परिवार को तोड़ने के लिए। तो सेकंड केस में भी तो ही हो रहा था कि कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे थे, इस मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर रहे थे, तो आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था वो कम देना पड़ता था, क्योंकि वो इसको डीशील्ड करते हैं, फर्दर एक्सपोज करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको कम देना पड़ता है। यही चीज़ मतलब सिंपल से क्रूड सा एग्जांपल है, यहाँ पर भी होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के आपने शील्डिंग इफेक्ट देखे, एक अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको डायमैग्नेटिक, एक सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का इलेक्ट्रॉन्स का दोनों इफेक्ट होता है, या वो शील्ड कर सकते हैं या डीशील्ड करते हैं। शील्डिंग करेंगे कब, जब वो अपोज करते हैं उसको शील्डिंग इफेक्ट या अप फील्ड शिफ्ट, जब वो रीइंफोर्स करते हैं तो डीशील्डिंग या डाउन फील्ड शिफ्ट। तो सिंपल सा फंडा है भाई, if the induced field oppose the applied field in the region of proton, then the proton is deshielded, ठीक है ना। उस समय अगर क्या होता होगा, इंड्यूस्ड जो फील्ड है रीइंफोर्स करते हैं, उस समय आपको फील्ड प्रोटॉन जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं अप्लाइड फील्ड को, ठीक है ना। उस समय प्रोटॉन क्या होता है, डीशील्ड हो जाते हैं, उस इफेक्ट को हम डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर हम नेक्ड प्रोटॉन, इससे नेक्ड प्रोटॉन मीन्स हो गया जिस प्रोटॉन के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो। शील्डेड प्रोटॉन को हमें ज़्यादा फील्ड लगाना पड़ता है, यानी हायर फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, और डीशील्डेड प्रोटॉन को एज कम्पेयर टू नेक्ड प्रोटॉन कम फील्ड की ज़रूरत होता है, लो फील्ड की ज़रूरत होता है फॉर ट्रांजिशन। तो इसका मतलब होगा शील्डिंग शिफ्ट से क्या होती है, एब्जॉर्प्शन पोजीशन अप हो जाते हैं, उस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। डीशील्डिंग से एब्जॉर्प्शन पोजीशन डाउन की तरफ यानी नीचे की तरफ चला जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और एनएमआर में यानी इनकी एब्जॉर्प्शन पोजीशन क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे एक की एब्जॉर्प्शन पोजीशन यहाँ आ रहा था, तो शील्डिंग से एक यहाँ आ रहा है, डीशील्डिंग से एक यहाँ जा रहा है, यानी इधर उधर शिफ्ट हो रहा है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनएमआर में नाम देते हैं, इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो शिफ्ट हो रहा है आगे पीछे जो एब्जॉर्प्शन, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट। क्यों केमिकल शिफ्ट होता है, क्योंकि जो ये शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, जो इन केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हीं की सर्कुलेशन की वजह से प्रोटॉन्स की पोजीशन आगे पीछे शिफ्ट हुआ। यही तो ब्यूटी है इस एनएमआर टेक्निक की कि इलेक्ट्रॉन्स तो उनको अपोज कर रहे हैं, उसी अपोज को हम सहारा लेके उनकी मतलब स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं कि इसके सराउंडिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये फलानी कार्बन से या नाइट्रोजन से कितना दूर है, क्या वो कंजुगेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस केमिकल शिफ्ट। इसलिए इन शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट, बिकॉज दिस आर ड्यू टू दिस सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब है ये जो केमिकल शिफ्ट है उसको मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट का कोई टेक्निक है क्या, इसको मेजर हम कैसे करेंगे। तो क्या हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, हम इतना तो बोल सकते हैं भाई, हाँ जो ये प्रोटॉन से ये डीशील्डेड है थोड़ा नीचे आएगा, जो ये प्रोटॉन हाईली शील्ड है तो ऊपर आएगा, इतना हम ये कम है तो इतना बोल सकते, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा।
कितना होगा भाई, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे। ये कितना ये इससे शिफ्ट है वो आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा फिर से एक क्रूड एग्जाम्पल देंगे। से आपको मैं कुछ पत्थर इस साइज का दे देता हूँ, तकरीबन एक साइज का, ठीक है। आपको मैं बोलता हूँ कि ये बताओ भाई कौन सा भारी है, तो आप कुछ जो जिनमें डिफरेंस ऑफ वेट ज़्यादा है आप सीधे बोलेंगे ये सबसे हेवी है, एक सबसे लाइट है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कितना, तो आप बोलेंगे थोड़ा सा फर्क, थोड़ा कितना, वो तो आप नहीं बताएंगे थोड़ा कितना, है ना। आप टेंटेटिवली कुछ बताएंगे या ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली आप कुछ बताएंगे इतना है। लेकिन जो ऑलमोस्ट सेम साइज है आप कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा ज़्यादा हैवी है, कौन सा लाइट है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वेट दे देता हूँ, 500 ग्राम का, 100 ग्राम का, है ना, इस तरह से, या 500 ग्राम में देता हूँ। अब इसको रेफरेंस मान के आप बोलेंगे ये 500 ग्राम है। इसको रेफरेंस मान के आप बोलेंगे ये मिलने के बाद ये 200 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, आप बताएंगे ना विथ रेफरेंस टू दिस। जब आपको मैंने कुछ रेफरेंस दिया तो आपने बताया ना कि ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी का पीस देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो कौन लंबा है, आप थोड़ा अंदाजा ऐसे कंपेयर करके बोल सकते ये लंबा है ये छोटा है। कितना लंबा है भाई वो नहीं आएगा जब तक आपको एक मैं रूलर देता हूँ, ठीक है। तो उस रूलर पे जो आप बोलेंगे ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इसमें 2 सेंटीमीटर का फर्क है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ऐसे बोलेंगे ना विथ रेफरेंस टू दिस। इसी तरह से भी इन केमिकल शिफ्ट्स को हमें मेजर करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, एक रेफरेंस की। वो रेफरेंस होना चाहिए एक ऐसा रेफरेंस जो कि हम इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए जो हम अभी डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। तो जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन को यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं अब देखते हैं। विद रेस्पेक्ट हम अब इतना याद रखो NMR में जो हम रेफरेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ताकि हम इजीली विदाउट कंफ्यूजन केमिकल शिफ्ट को मेजर कर सकें। अब हम बोल सकते हैं ना, अब इस टेट्रा मिथाइल सिलेन से कितना दूर है कि वो सिग्नल, या कितनी पास है, कितना ये इस टेट्रा मिथाइल सिलेन के सिग्नल से कितना दूर है, यानी कितना शिफ्ट हुआ है। अब केमिकल शिफ्ट को हम बता सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये इतना 2 हर्ट्ज में जो भी है वो यूनिट में बताऊंगा, ये इतना शिफ्ट है, 2 यूनिट शिफ्ट है, 4 यूनिट शिफ्ट है, इन दोनों में इतना शिफ्ट है। अब इजीली आप बता सकते हैं विद रेफरेंस टू TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है। अब ये टेट्रा मिथाइल सिलेन को क्यों हमने रेफरेंस बनाया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टेट्रा मिथाइल सिलेन जो है उसके कुछ एडवांटेज है। एक तो ये केमिकली इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये है कि ये आपके जो आपका सैंपल है एनालिसिस के लिए यूज़ करना है उसके साथ वो रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, ठीक। तो उससे कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, आपके एनालिसिस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये वोलेटाइल है। आप सैंपल को एनालिसिस करने के बाद थोड़ा सा 27 डिग्री तक बढ़ाएंगे, वो वहाँ से वोलेटाइल होकर निकल जाएगा। आपका जो सैंपल है वो आप दोबारा रीयूज़ कर पाएंगे, उसमें कोई इसकी इम्प्योरिटी नहीं रहेंगे। और इसका जो सिग्नल है वो सिंगल पीस आता है, कोई उसमें ये मल्टीप्लेट नहीं होता। वो हम देखते हैं मल्टीप्लेट के क्या होते हैं, यानी एक शार्प सा इंटेंस सा एक बढ़िया सा पीक निकल के आता है। बिकॉज ऑफ कितने प्रोटॉन्स है टेट्रा मिथाइल सिलेन में, यानी सॉरी यहाँ सिलिकॉन है, CH3 कितना है, 4 है। CH3 कितने हैं, 4 CH3, यानी कितने प्रोटॉन्स है, 12 प्रोटॉन सिग्नल आते हैं, एक शार्प सा एक बढ़िया सा सिग्नल आते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रोटॉन्स है हाईली शील्डेड है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड देम। जो आपके सिलिकॉन के आसपास जो ये प्रोटॉन्स है ना, CH3 जो CH3 हैं, ये जो सिलिकॉन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनकी तरफ देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी जिसको हम क्या कहते हैं प्लस आई इफेक्ट,
इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इन प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा, हाईली शील्डेड होगा। जब हाईली शील्ड होगा तो ये पूरा एक अपना सिग्नल बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड पे देंगे, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड पे जब ये अपना सिग्नल देंगे तो ये सबसे लास्ट में आएगा ना, उसका पीक लास्ट में आएगा, जो किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मुश्किल से इंटरफेयर करते हैं। कुछ ही रेयर जो है वो इसके पास सिग्नल दिखाते हैं, वरना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके पास कोई सिग्नल दिखाते हैं, यानी इसके साथ उसका जो सिग्नल का ओवरलैप होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर कोई सिग्नल इसके साथ ओवरलैप होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये टीएमएस का है कि उसका है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हाईली शील्ड है और इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड पे ही रेजोनेट होते हैं, तो इसके आसपास कोई भटकता नहीं है, ठीक है। अब ये जो केमिकल शिफ्ट होते हैं हम इसको कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। ये जो केमिकल शिफ्ट होते हैं वो डायमेंशनलेस फ्रैक्शन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये पार्ट्स पर मिलियन में हम मेजर करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और जो बाय कस्टम है ना, बाय कस्टम जो है हम जो सिग्नल यहाँ शो करते हैं या इनका जो केमिकल शिफ्ट जो शो करते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करते हैं। इसको हम जो यूनिट्स रखते हैं हर्ज रखते हैं, जैसे एक स्केल को हम ऐसे बनाते हैं ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे गैप बराबर होता है कि नहीं, इस तरह से हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ये सिग्नल दिखाते हैं, इसके पॉइंट्स दिखाते हैं, ठीक है। कैसे, जो टीएमएस होता है उसको राइट साइड में सबसे टॉप पे रखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बढ़ जाती है, ठीक है ना। राइट साइड में इस तरह से जाएंगे राइट की तरफ ये और एरो की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ये ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड पे आपका टीएमएस एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसका हम यहाँ पे कितना हर्ट्ज, इसका हमने अभी कहा ना, इस स्केल का यूनिट हम हर्ट्ज रखते हैं, तो यहाँ कितना हर्ट्ज देंगे, तो वहाँ पे जैसे मैंने वेट करने के लिए कहा तो आपको कहा ना 500 ग्राम्स का दिया, उस 500 ग्राम्स को रेफरेंस लेके आपने किया ना। अब यहाँ पे इसका क्या फिर वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हाई फील्ड पे है, इसके आसपास कोई नहीं, यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 से, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, जैसे 60 मेगाहर्ट्ज का है आपका। मैंने कल कहा था कि आपका जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है एनएमआर का, वो डिफरेंट हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज का होता है, 60 मेगाहर्ट्ज, 100, 300, 500 बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। उस समय उनकी बेस्ड पे इन स्केल का नाम देते हैं, जैसे 60 हर्ट्ज है ना, ये 60 हर्ट्ज होता है। फिर यहाँ पे 120, इस तरह का वो कैलकुलेशन अभी करके दिखाएंगे। फिलहाल आप इतना रखो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे दिखाते हैं हम इसके, और सबसे एक्सट्रीम राइट पे टीएमएस का सिग्नल रहते हैं, इसको हम 0 मानते हैं, ठीक है। अब कैसे वो और समझाएंगे आपको। इसके बाद अगर आपके पास 300 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम होगा तो उस समय 1 ppm का मतलब क्या होता है, 300 हर्ट्ज होता है। कैसे वो दिखाएंगे, ठीक। और जो केमिकल शिफ्ट हम किस में दिखा रहे हैं, इन ppm ऑफ गिवन प्रोटॉन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि मैंने कहा बहुत सारे टाइप के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं एनएमआर के, 60 मेगा 100 300। तो क्या, जैसे मैं इथेनॉल का सिग्नल ले रहा हूँ तो इथेनॉल में जो प्रोटॉन्स है उनका 60 हर्ट्ज में अलग होगा, 100 मेगाहर्ट्ज में क्या अलग होगा, 300 मेगाहर्ट्ज वाले ऑपरेटिंग ये एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अलग होगा। तो हमें तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। ये 300 वाला मेगाहर्ट्ज वाला आपका स्पेक्ट्रोमीटर था कि 60, तो सबका डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए ना, क्योंकि सबका फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है, अलग अलग पे सिग्नल दिखा रहे हैं। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम कैलकुलेशन अभी आपको दिखाएंगे। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होते हैं और हर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, जैसे 60 मेगाहर्ट्ज वाला है, ये 60 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना। एक आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज वाला है, 300 वाला। हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फील्ड, इन फील्ड के इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम हर किसी को उसी
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 60 मेगाहर्ट्ज वाले को तो 60 मेगाहर्ट्ज से डिवाइड करते हैं, उसकी इफेक्ट ख़त्म। ठीक है, 100 वाले को 100 से करते हैं, ख़त्म। 300 से तो हमें हर यूनिट, हर जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें एक प्रोटॉन का वैल्यू वही आएगा जो 60 में आया, जो 100 में आया, जो 300 में आया, वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फील्ड हो जाता है। वो कैसे, आपको फिर से एग्जांपल दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखना, इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं और रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर, इनका केमिकल शिफ्ट इन ppm सेम रहता है, बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप में 60 में लें, 300 में लें और 100 में लें, सबका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू सेम होगा, अलग नहीं होगा। अलग कैसे नहीं होता, क्योंकि हम उसके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब मोस्ट कॉमन स्केल जो है वो है डेल्टा स्केल। डेल्टा से हम याद रखना है, ऑन द स्केल मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन मोर शील्डेड देन TMS। इसको समझाने के लिए यहाँ फिर से मैंने कहा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसमें सबसे एंड पे TMS का सिग्नल होता है, फिर यहाँ 0 ppm इसको मानते हैं, जो TMS के सिग्नल है उसको हम 0 ppm मानते हैं। फिर इसके बाद 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाते हैं 10 तक। ठीक है ना, यहाँ 10 तक गया, 11 इस तरह से भी आगे जाते हैं, ये ppm में है, इसको हम डेल्टा स्केल कहते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये एक सिंपल सा आपको आइडिया होगा, अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अब डेल्टा का वैल्यू यानी आपका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, हम कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड बनाते हैं। जो डेल्टा का वैल्यू है, हम उसको जो केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, हमने जो स्केल पे देखा ना वो हर्ट्ज में आते हैं, दिखाया, उसको ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁶ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो सीधा एक सिंपल सा वैल्यू विद और फ्रैक्शन, इसलिए इसको हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। से फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोटॉन है, उसका पीक क्या आ रहा है, 60 हर्ट्ज आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 60 हर्ट्ज पे वो एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है फ्रॉम TMS। और वो जो आपका एब्लाइड फ्रीक्वेंसी है, यानी जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर है वो 60 मेगाहर्ट्ज वाला है, वुड बी एट 1 डेल्टा 1 या 1 ppm बोलेंगे। कैसे, अब ऐसे दिखाएंगे आपको, हमने अभी कहा ये डेल्टा है ना, से ये 60 मेगाहर्ट्ज वाला आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था। इस प्रोटॉन ने एब्जॉर्प्शन कहाँ दिखाया, 60 हर्ट्ज पे दिखाया। ठीक है, अब इसको हम डेल्टा वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो इक्वल टू होता है कितना केमिकल शिफ्ट था, यानी कितने हर्ट्ज पे इसने एब्जॉर्प्शन किया, इसने 60 हर्ट्ज पे एब्जॉर्प्शन किया। इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड बनाने के लिए इसी से इसको क्या करते हैं, 60 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज का मतलब होगा 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, हाँ, इसलिए हर किसी फॉर्मूले को हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये और ये कट, ये और ये कट, यानी ये डायमेंशन लेस हो गया, यानी 1 आ गया, 1 ppm बोलते हैं। ठीक है, 1 ppm या डेल्टा का वैल्यू 1। ठीक, 1 आ गया। अब उसी प्रोटॉन को, वही प्रोटॉन है, हाँ ये याद रखना, उसी प्रोटॉन को हम कहाँ ले गए, 100 मेगाहर्ट्ज वाले में। अब वहाँ क्या उसका वैल्यू क्या आ रहा है हम देखते हैं, तो वहाँ पे उसने एब्जॉर्प्शन कहाँ दिया, एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं 100 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो उसका वैल्यू भी हमें 1 आना चाहिए ना, अब देखते हैं 1 आता है कि नहीं। अब इसने 100 हर्ट्ज पे क्या दिखाया, एब्जॉर्प्शन दिखाया, इसने अपना एब्जॉर्प्शन 100 हर्ट्ज पे दिखाया। अब देखते हैं हम फॉर्मूला, डेल्टा का फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल टू कितने हर्ट्ज पे दिखाया इसने एब्जॉर्प्शन, केमिकल शिफ्ट इसका 100 हर्ट्ज पे केमिकल शिफ्ट है, इतना है केमिकल 100 हर्ट्ज इन स्केल पे, हॉरिजॉन्टल स्केल पे। ठीक है, अब
इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड बनाने के लिए हमें इसके फील्ड स्ट्रेंथ से ये क्या करना है, डिवाइड करना है। 100 इंटू 10⁻6 से इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर इसके बाद इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 10⁻6 से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। 100 हर्ट्ज ख़त्म हो गया। फिर से क्या आ गया, 1 ppm। यानी आपने उस प्रोटॉन को 60 मेगाहर्ट्ज में लिया या 100 मेगाहर्ट्ज में लिया, आपको 1 ppm ही वो सिग्नल कहाँ देगा, सिर्फ 1 ppm पे ही। डेल्टा का वैल्यू 1 ppm ही आएगा। इससे पूरे स्टैंडर्डाइज हो गया। आपको किसी भी फील्ड में करें, किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर में करें, आपको वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है। अब और एक स्केल है जिसमें टॉ यूनिट होते, बहुत पुराना है। ठीक है, वो यूज़ करते थे। टॉ का वैल्यू होता है टॉ इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू 10 से हम दिखाते हैं, वो भी कैसे, वो अभी दिखाएंगे आपको। से फॉर एग्जांपल इसको स्केल है आपका, ये वाला स्केल है 60 मेगाहर्ट्ज के लिए, ये अलग है, ये अलग स्पेक्ट्रोमीटर है। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा जो यहाँ पे टीएमएस का सिग्नल आएगा हम 0 मानते हैं। ये 60 मेगाहर्ट्ज का स्केल है, तो जो हम इस पे यूनिट देते हैं वो फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते हैं, वो 60 मेगाहर्ट्ज में 60, 120, 180 इनमें से गैप होता है। ठीक है, तो 60 का वैल्यू अभी कितना आया, 1 आया ना। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, 1 डेल्टा वैल्यू 1 आते हैं। 120 का 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब हम इसको यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, डेल्टा वैल्यू 0, 1, 2, 3। और याद रखना, इस साइड जितना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही हाई होगा। इस साइड में, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा। यानी जो सिग्नल इस साइड आएगा ना, इसके साइड में, टीएमएस के साइड में, वो हाईली शील्डेड होगा। उसके सराउंडिंग में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगा और हाईली शील्डेड रीजन होगा। और जो सिग्नल इस साइड आएगा, यानी डेल्टा का वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा 10, 9, 8, उतना ही वो डीशील्डेड होगा, यानी डाउन फील्ड शिफ्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको कम देना पड़ेगा। अब 100 मेगाहर्ट्ज वाला हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा उनमें गैप बढ़ जाता है, बस, और कुछ नहीं, वैल्यू सेम रहेगा। अब यहाँ 100 हर्ट्ज को 1 ppm हुआ। अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, 100 का कितना आ रहा है, 1 ppm आ रहा है। 200 का 2 इस तरह से आएगा। लेकिन सिग्नल जो इनका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू वही आएगा, क्योंकि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उनको डिवाइड करें। ये होगा डेल्टा सिग्नल या डेल्टा वैल्यू या पीपीएम में। टॉ का वैल्यू क्या होता है, टॉ का वैल्यू बहुत ही पुराना है, आप तो यूज़ करते नहीं है, इसलिए सिंपल सा दिखाएंगे। 10 से डेल्टा का वैल्यू माइनस करना है। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है, 1 है ना, डेल्टा का वैल्यू यहाँ 1 है, तो टॉ का वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस 1 कितना आ रहा है, 9। यहाँ 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 4 इस तरह से 0, ये 11। अब ये -1 आना शुरू होगा जब किसी प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट 10 से भी आगे जाएगा, तो हम 11 से दिखा सकते हैं ना। लेकिन यहाँ टॉ वैल्यू में वो गड़बड़ है, उस समय हमें -1 से दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसको यूज ही आप बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर। लेकिन कुछ प्रोटॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके आगे सिग्नल दिखाएगा, हो सकते हैं, कुछ है केसेस। तो उस समय डेल्टा का वैल्यू किस में दिखाएंगे, फिर हम -1 -2 में दिखाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। सेम इन द केस ऑफ दिस 100 m। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मेजर करें, डेल्टा का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है, आप इतना याद रखो। इस चीज़ को तो हमने अभी डिस्कस किया, डेल्टा का वैल्यू डीएमए से आगे जाएंगे तो टॉ का वैल्यू क्या आएगा, वो सब हमने डिस्कस किया। अब एक प्रॉब्लम है सिंपल सा, प्रोटॉन्स ऑफ कंपाउंड एक्सिबिट एनएमआर सिग्नल इतना, हमें डेल्टा का वैल्यू अब यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ दिस प्रोटॉन इन हर्ट्ज, यानी उस इंस्ट्रूमेंट में ये जो प्रोटॉन है वो कितने फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज पे वो एब्जॉर्प्शन दिखा है, यानी कितना फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब किया वो निकालना है इन हर्ट्ज। ये उल्टा है थोड़ा सा, है ना। अब स्पेक्ट्रोमीटर 60 मेगा हर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर थे, तो सिंपल सा डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर होता है, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज। ठीक है, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज था, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज था, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी था,
इंटू 10⁻⁶ था ना। बस ये डेल्टा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.5 इक्वल टू केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज आपको निकालना है, ये से x आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 60 मेगाहर्ट्ज, यानी मेगाहर्ट्ज को हमें मल्टीप्लाई करना है हर्ट्ज में, हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है तो वो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हर्ट्ज में होता है। फिर 10⁻⁶, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हर्ट्ज हर्ट्ज कैंसिल हो जाएंगे और ये 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएंगे, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा फिर और एक 0, यानी 150 हर्ट्ज हो गया इसका आंसर। यानी ये 150 हर्ट्ज पे ये अपने एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी होगा 150 हर्ट्ज ये एब्जॉर्ब करेगा, उसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया था ना, ये 60 मेगाहर्ट्ज वाला था, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ 60 हर्ट्ज था, यहाँ 120 था, तो इसके यहाँ कहीं बीच में ये सॉरी यहाँ 120 ही हो गया, तो यहाँ पे 180, तो ये यहाँ 150 है ना, तो यहाँ कहीं आसपास ये दिखाएगा, यानी 2.5 आ रहा है ना डेल्टा वैल्यू में, इसका क्या था 0 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm, यानी ये 2 और इसके 5 के बीच में आ रहा है ना, 2 ppm आ गया, 2.5 ppm आ गया ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, आप और न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब है कौन से फैक्टर हैं जो इस केमिकल शिफ्ट पे अफेक्ट करते हैं, यानी ये केमिकल शिफ्ट किस तरह से अफेक्ट होता है। ये हो रहा था कि जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा था, शील्ड हो रहा था, उनको रीइंफोर्स कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को डिशील्ड हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी थी उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उस पे भी ये डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अब कौन से हैं, किस तरह के हैं, कौन से फैक्टर हैं, अब देखेंगे। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इंडक्टिव इफेक्ट, एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स डिशील्डिंग, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब है सबसे पहला जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इंडक्टिव इफेक्ट। इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, अब है अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे जो एड आया ना वो डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू है, ये चीज़ आप सही कर लेना। अब यहाँ याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, इंडक्टिविटी का क्या मतलब। नेगेटिव का मतलब है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हो गया। जो इंडक्टिव है, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो उस प्रोटॉन्स की तरफ दे देते हैं, से फॉर एग्जांपल ये कोई ग्रुप Y है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोटॉन्स की तरफ देते हैं तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोटॉन से अपनी तरफ ले जाते हैं तो उसको हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो याद रखना, किसी जगह अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये जो प्रोटॉन्स है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो क्या दिखाएगा, शील्ड हो जाएगा, और अब फील्ड शिफ्ट होगा, यानी उसका डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो होगा, डेल्टा का वैल्यू लो होगा, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि ये अब टीएमएस की तरफ आएगा ना, टीएमएस 0 की तरफ मूव हो जाएगा, इसके पास जाएगा, तो डेल्टा का वैल्यू जितना हाई होता है उतना मैग्नेटिक फील्ड कम ज़रूरत पड़े, यानी डी शील्डिंग वाला। अब कोई इसको प्लस आई इफेक्ट नहीं, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस प्रोटॉन से अपनी तरफ ले जा रहे हैं, इस प्रोटॉन से अपनी तरफ ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस हाइड्रोजन की सराउंडिंग में कम हो रहा है ना, तो यहाँ डी शील्डिंग हो रहा है, यानी डाउन फील्ड शिफ्ट होता है इस टीएमएस से अब नीचे की तरफ, उस समय डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, हाई हो जाता है इससे, ये चीज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह प्रोटॉन से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन के सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कौन सा इफेक्ट होगा, डी शील्डिंग। डी शील्डिंग से कौन सा शिफ्ट होता है, डाउन फील्ड। डाउन फील्ड शिफ्ट से क्या होता है,
केमिकल शिप या डेल्टा का वैल्यू हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। ये है CH3F, ये CH3Cl है, CH3Br है, CH3 ये 1 नहीं है, सॉरी I है। ठीक है, अब CH3 सब में एक कॉमन है, तो इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। बाकी CH3 तो सेम है ना, कार्बन 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 कार्बन, सब में कार्बन। अब ये प्रोटॉन्स पे इफेक्ट किसका, हमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को किसको देखना पड़ेगा कि इन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, इनका क्या है फिर? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। तो जो हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के पास होगा उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? डेफिनेटली कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसकी वजह से इस प्रोटॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएंगे। तो जो इंड्यूस्ड डायमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो रहा था सर्कुलेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन की वजह से, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन डीशील्ड हो रहा है। तो डीशील्ड जब होता है तो आपको डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाता है? हाई हो जाते हैं। ठीक, अब एक्सट्रीम केस पे जाते हैं। यहाँ पे इसका जो है आयोडीन है वो नेगेटिविटी बहुत ही कम है, तो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोटॉन से अपनी तरफ नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी मैक्सिमम ही हाइड्रोजन की तरफ ही रहेगा, मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, कुछ हद तक हाइड्रोजन की तरफ ही रहेगा। तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन ये इसको इतना शील्ड नहीं कर पाएगा, तो इसका डेल्टा वैल्यू थोड़ा सा TMS की तरफ ही आएगा। ठीक है, और फ्लोरीन वाला वैल्यू TMS से दूर आएगा। फ्लोरीन का वैल्यू यहाँ, फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच था इसका सिग्नल थोड़ा सा दूर आएगा। क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच था वो उससे यहाँ आएगा। ब्रोमीन का जो सिग्नल है उससे यहाँ आएगा, आयोडीन का यहाँ आएगा। यानी TMS से नज़दीक कौन वाला आ गया? हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का कौन सा आ गया? आयोडीन के साथ जो अटैच था, तो इसका डेल्टा का वैल्यू कम ही आएगा, और फ्लोरीन वाले का डेल्टा का वैल्यू सबसे हाई आएगा। अब यहाँ पे अब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज देखिए, देखो CH3F फ्लोरीन का कितना है? 4.26 डेल्टा का वैल्यू, 3.005 जो क्लोरीन के साथ अटैच था, क्योंकि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना वो नहीं ड्रा कर रहा है। यहाँ 2.668, ये 2.16 रेस्पेक्टिवली। ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का इफेक्ट कितना हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अब कोई मिथाइल ग्रुप है अटैच टू कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे CH3C है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ CH3 सब में है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक, अब आपको देखना है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इसमें कौन सा है? इसमें कार्बन है, सॉरी इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रो एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक, अब किसका वैल्यू फिर ज्यादा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वो इंफॉर्मेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे। हाइड्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम हो जाएगा, तो उसका डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? यहाँ 3.5 आ रहा है, नाइट्रोजन का उससे कम आ रहा है तो 2.2, जो कार्बन का है उस सबसे कम है तो 0.9। ठीक, अगर हम केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स इनमें देखते हैं तो ये CH4 है ना, ये CH3Cl है, ये CH2Cl2 है, ये CHCl3 है। इसमें सिर्फ मीथेन है, सिर्फ 4 प्रोटॉन है, उसके सराउंडिंग में और कोई नहीं, सिर्फ कार्बन है और कोई नहीं है। इसमें CH3 है लेकिन एक क्लोरीन अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 2 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 है। तो यहाँ इस प्रोटॉन पे सबसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमारे हिसाब से केमिकल शिफ्ट इसका ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, 5.8। इसका थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, 3.05 एंड 0.33। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली आपको एग्जाम में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप का या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैच करना कि किसका कौन सा वैल्यू होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो है आप सकते हैं। तो इन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट में होता क्या चीज़ है, सिंपल सा एक कुछ केस लेंगे, बहुत सारा एग्जांपल हैं इसमें, जैसे ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हैं, डबल बॉन्डेड हैं, या एल्डिहाइड वाले हैं, या एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो प्रोटॉन्स हैं उनके केमिकल शिफ्ट को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है। जो इथिलीन के प्रोटॉन यानी डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच हैं, CH2 वाले जो प्रोटॉन हैं वो 4.60 पे दिखा रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले ज़्यादा डेल्टा वैल्यू ज़्यादा है, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं एसिटिलीन के C ट्रिपल बॉन्ड से 2.35। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये एसिटिलीन के प्रोटॉन्स हो गए और ये डबल बॉन्डेड CH2 वाला। ठीक, अब ये कार्बन और ये कार्बन के साथ जो प्रोटॉन अटैच है, अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको एक्सप्लेन करना है कि किस प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट ज़्यादा हो, क्योंकि सारे प्रोटॉन सेम है ना। अब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और आप लोगों को पता है जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये कार्बन ज़्यादा, हालांकि दोनों कार्बन है, लेकिन बिकॉज ऑफ sp कैरेक्टर और ये sp2 कैरेक्टर, sp वाला हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ये इट इज़ मोर क्लोज टू न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाइड्रोजन पे कम होना चाहिए क्योंकि ये दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये डॉन फील्ड शिफ्ट दिखाना चाहिए, यानी डेल्टा वैल्यू हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू ओलेफिनिक प्रोटॉन्स। लेकिन टोटली रिवर्स आ रहा है, हमें इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, इसका वैल्यू कम है। इसका मतलब कोई कुछ और इफेक्ट होगा, उस कंसेप्ट को यूज करके इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वो कौन सा मेथड है, अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, इस एनॉमलस बिहेवियर को यूज एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा इफेक्ट कंसेप्ट को लाते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट को लाते हैं। यानी एन आइसोट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शन डिपेंडेंट, यानी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, यानी एक डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी, दूसरी डायरेक्शन में दूसरी प्रॉपर्टी, उसको हम एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइसोट्रॉपिक मैंने आप जिस पोजीशन में रखें ना उसका वही वैल्यू आएगा। आपको परपेंडिकुलर रखना, आपको पैरेलल रखना है, जिस तरह रखना रखो एक ही वैल्यू आएगा, उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शन पे, पैरेलल पे रखेंगे तो कुछ और उसका वैल्यू, परपेंडिकुलर रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन इजीली होता है एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गली इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी और ये इन एडिशन टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलेशन है उससे एक्स्ट्रा है। जिनमें सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन तो हो रहा है ना, जिनमें सिग्मा बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, इन एडिशन टू दैट सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, और ये एज कंपेयर टू सिग्मा सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सर्कुलेट करते हैं, और इनका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का पावर है और ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं होता क्या चीज़ है इसमें। जैसे एसिटिलीन के प्रोटॉन्स यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का ये क्यों एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है, अलग क्यों दिखा रहा है। ये एक सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है,
और जब हम इसको अलाइन विद द फील्ड रखते हैं या परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखते हैं तो होता क्या चीज़ से, इसको हम डायग्राम से दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे। से ये आपका एसिटिलीन का प्रोटॉन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये वाला पोर्शन देखिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसके साथ अपना हाइड्रोजन एक लीनियर मॉलिक्यूल है ना, सीधे ही होगा। इसको हमने क्या रखा, पैरेलल टू द फील्ड रखा। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा इस तरह से। वो जब सर्कुलेट करेगा तो ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस द लीनियर डायरेक्शन, यानी कार्बन कार्बन के बॉन्ड के डायरेक्शन में। अब यहाँ अच्छे से देखिए, थोड़ा मैं इसको रेड से दिखाना चाहूँगा आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहे हैं ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा, बिकॉज द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड generated by the circulation of pi electron is opposing the applied magnetic field। वो अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और उसी एरिया में कौन आ रहा है आपका, शील्डिंग रीजन में क्या आ रहा है, आपका प्रोटॉन भी आ रहा है, शील्ड आ रहा है। इसके 2 रीजन है ना, अगर इससे बाहर ऐसे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे तो डी शील्ड कर रहा है, अलाइन कर रहा है, यहाँ से ऐसे घूमेंगे तो डी शील्ड कर रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है एरो, है ना, यहाँ सिर्फ इस रीजन में शील्ड कर रहे हैं, इसलिए डी शील्ड रीजन, शील्ड रीजन, डी शील्ड रीजन रखा है ना। तो आपका जो प्रोटॉन आ रहा है वो शील्ड रीजन में आ रहा है, तो प्रोटॉन फर्दर शील्ड हो रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए आपको ये क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, अप फील्ड शिफ्ट होता है, अप फील्ड शिफ्ट से क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू कम होता है, इसका सिग्नल जो होता है वो इस टीएमएस के आप पास आ जाता है, इसलिए इसका डेल्टा का वैल्यू कम आ जाए। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है ना, दूसरा ओरिएंटेशन भी तो पॉसिबल है। दूसरा ओरिएंटेशन क्या है कि ये, क्योंकि आपके सैंपल में बहुत सारे एसिटिलीन के ये कंपाउंड्स होंगे, कोई पैरेलल में होगा, कोई परपेंडिकुलर में होगा, ये पैरेलल में भी तो हो सकते हैं। अब जब ये पैरेलल में होता है तो होता क्या है, देखो जब ये पैरेलल में है तो फिर से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से सर्कुलेट करेंगे, उस समय भी ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जहाँ ये अपोज वाला करे ना, यहाँ पे मैं फिर से एरो से दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला रीजन, शील्डिंग रीजन, क्या यहाँ कोई प्रोटॉन दिख रहा है आपको, कोई प्रोटॉन नहीं है शील्डिंग रीजन में, और ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे ये अलाइन कर रहा है फील्ड को, ऐसे यहाँ पे एक प्रोटॉन है यहाँ पे, यानी ये जो प्रोटॉन आ रहे हैं वो डी शील्ड रीजन में आ रहे हैं, यानी इस जब ये परपेंडिकुलर टू द एब्लाइड फील्ड रखते हैं तो उस समय प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, सॉरी डी शील्ड करते हैं। जब ये परपेंडिकुलर पैरेलल रखते हैं तो उस समय, सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया इसमें आपको, जब ये परपेंडिकुलर टू द एब्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो उस समय ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्ड होते हैं, और जब ये पैरेलल टू द एब्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उस समय क्या होता है, शील्ड होता है। अब दोनों चीज़ें हो जाए तो 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो होता है डोमिनेट करते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड इस तरह से पैरेलल टू द एब्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो सर्कुलेशन इजीली नहीं होता है, जबकि जब ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इजीली होता है। जब इजीली होता है तो बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उतनी ही स्ट्रॉन्ग से एब्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट इसमें ज़्यादा होता है, उसका डेल्टा वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि दो, अब देखो ये क्या है, एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट है, डायरेक्शन पे डिपेंड किया, जब हमने इसको पैरेलल रखा तो कोई और ये प्रोटॉन शील्ड हो रहा है, जब हम इसने परपेंडिकुलर रखा तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, डी शील्ड हो रहा है, इसके प्रोटॉन्स की जो ये है केमिकल शिफ्ट जो होते हैं वो डाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डोमिनेट कर रहे थे शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए इसका जो डेल्टा का वैल्यू है हाई है।
आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग भी एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट दिखाते हैं। जो बेंजीन रिंग का है वो 7.8 के आसपास दिखाते हैं, जबकि हमारे हिसाब से ये भी वही 4 पॉइंट समथिंग दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो ओलेफिन्स के बॉन्ड होते हैं वो 4.5 के आसपास दिखाते हैं, जबकि ये 7.8 दिखाता है, यानी इसमें डीशील्डिंग हो रहा है ना। डॉनफिल शिफ्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को आप इजीली देखिए, यहाँ अच्छे से देखिए। ये ऐसे जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं ना, ये अपने आप को ओरिएंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बीच में क्या है, आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि स्ट्रॉन्गली सर्कुलेट करने लगते हैं, इजीली करने लगते हैं जब ये पैरेलल टू द फील्ड होता है, और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ऐसे। अब अबोव एंड बिलो द रिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो अपोज कर रहे हैं ना, जो एरो क्या दिख रहा है, अब अपोज दिख रहा है ना, ये एरो, ये एरो, ये एरो जो है ना अपोज कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अबोव एंड बिलो द प्लेन। अब ऐसे घूम के ऐसे सर्कुलर में ऐसे जाएगा ना। अब यहाँ प्रोटॉन के पास पहुँचते ही ये अलाइन हो रहा है विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जब अलाइनमेंट होते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम, हमें कम देना पड़ेगा, यानी इंड्यूस्ड फील्ड इसको क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था। जब भी रीइंफोर्स करते हैं तो उस समय क्या होता है, डीशील्डिंग होता है। जब डीशील्डिंग होता है तो क्या होता है, डॉन फील्ड शिफ्ट होते हैं। डॉन फील्ड शिफ्ट होते हैं तो डेल्टा वैल्यू हाई आते हैं, और ये इसीलिए 7.8 या 7.5 के आसपास केमिकल शिफ्ट दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ डीशील्डिंग, बिकॉज ऑफ एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में दो और जो फैक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को थोड़ा समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज हमने देखा कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सर्कुलेट करते हैं इन प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड। वो या रीइंफोर्स कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं। तो रीइंफोर्स करेंगे तो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू हाई हो जाएगा, डेल्टा वैल्यू हाई हो जाएगा, डॉन फील्ड शिफ्ट होगा, डीशील्डिंग होगा। जब ये अपोज करते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, अगर वो अपोज करते हैं तो वो क्या होता है, अब फील्ड शिफ्ट होता है जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। उस समय डेल्टा का वैल्यू हाई होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू हमने निकालने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला लिखा, क्या था उसमें, उसमें हमने शिफ्ट जो केमिकल शिफ्टिंग हर्ट्ज को हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया इंटू 10⁻⁶ से, क्योंकि वो इसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड बनाना चाहते थे। तो हम जो रेफरेंस वहाँ पे यूज़ किया वो TMS था, टेट्रामेथिलसेलेन, क्योंकि वो हाईली क्या था, शील्डेड था, इसलिए उसका प्रोटॉन्स का सिग्नल वो किसी और के साथ इंटरफियर नहीं करता था। लेकिन एक चीज़ हमने ये देखा कि जो भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपने सराउंडिंग में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कुछ फैक्टर्स, तो उस समय उसकी केमिकल शिफ्ट पे भी असर पड़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जो फैक्टर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोटॉन से दूर हटाते हैं तो उस समय उसका केमिकल शिफ्ट क्या होते हैं, हाई होते हैं, डीशील्डिंग होता है। जब कोई इफेक्ट उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो केमिकल शिफ्ट उसका कम हो जाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे शील्डिंग होती है। तो ये चीज़ें हमने देखा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर देखा, हमने एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट देखा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया आया होगा। कुछ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में आपके गूगल क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं। तो